morning everyone. In this video I'm going to cover class 12th unit 4, that is physical education and sports for children with special need. Before starting the content, मैं सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं. ग्रेट, ह्यूज थैंक्स फॉर दैट. एंड अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके, और फुल वीडियोस देखिए और साथ में सबके साथ में इसको शेयर करें. थैंक यू सो मच. नाउ we'll discuss about the content. In this chapter we are going to discuss about concept of disability and disorder, then types of disability. In that three types of disability is there: cognitive, intellectual and physical disability. And then we'll discuss about some disorders like इसमें ADHD, ODC, ASD, ODD, a lot of disorders are there. उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन, जो कि जो मेन एजुकेशन का पार्ट है उसमें जो चेंजेस किए गए हैं फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स और स्पेशल एथलीट्स. एंड देन विल डिस्कस अबाउट द डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स एंड सम special etiquettes by which we can deal or we can interact with the disabled people. So in this video, this is the content for the video, and I'm trying to cover this chapter in one video if it is possible. Otherwise we'll cover the chapter in 2 videos. So now we'll start the video with the content. And once again, please subscribe the channel. As we all are aware about it, that physical education is basically focused upon the physical, mental and social well-being. Once we are physically fit, so we can perform our daily routine life as well as other intense physical activities efficiently. By mental fitness, we can arrange our behavior, we can behave in a very proper or arranged manner, or with the other people or with the society we can adjust properly. So our physical fitness, mental fitness, and when we are talking about social fitness, our physical and mental fitness basically leads our social fitness. If we are not properly mentally fit, we cannot interact with people, we cannot adjust in society. So the main motto of physical education is to develop a person for the society, for his normal minimum physical fitness by which he can survive in the society in a proper manner. When we are talking about disability and disorder, डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर इज़ टू डिफरेंट वर्ड्स. बेसिकली इसके कई बार मतलब लोग एक सेम निकालते हैं, बट डिसेबिलिटी इज़ बेसिकली इनएबिलिटी और वी कैन से एब्सेंट कंडीशन ऑफ फंक्शनल सिस्टम इन द बॉडी. जैसे कि हम किसी भी काम को करने के लिए, या जो एथलीट है जो डिसेबल है, उसका जो फंक्शनल जो वर्क है वो बेसिकली डिस्टर्ब होता है बॉडी से. ये किसी भी तरह से, चाहे वो उसके जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं, या जो उसके जो मेंटल उसका अवेयरनेस है, या जो उसका IQ लेवल है. जनरली जो हमारा एक IQ लेवल 74 होना चाहिए, उससे बिलो हो जाता है. साथ में कभी कभी ये कॉग्निटिव भी होता है, मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों एक साथ ही डिस्टर्ब स्टेज में पाया जाता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर, इट वुड बी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बोथ. डिसऑर्डर मीन्स, इन वेरी सिंपल वर्ड विच वी कैन डिस्क्राइब डिसऑर्डर लाइक एनीथिंग विच इज नॉट इन ऑर्डर, दैट इज डिसऑर्डर्ड, और बीइंग अ डिस्टर्ब्ड स्टेज ऑफ मेंटल, physical or our hormonal setup, that is a disorder condition.
डिसऑर्डर कंडीशन में बेसिकली हमारी जो बॉडी, हमारा जो फिजिकल और मेंटल दोनों ही कंडीशंस होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, और साथ में हमारा जो एक प्रॉपर फंक्शनल बॉडी का या जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। जनरली क्या होता है कि डिसेबिलिटी हमारी जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, नॉर्मल जो रनिंग, वॉकिंग, सिटिंग, इनको डिस्टर्ब करती है। बट डिसऑर्डर कंडीशन में हमारा जो बिहेवियरल पार्ट है या जो हमारा साइको फिजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। लाइक हम इसके लिए आराम से बात कर सकते हैं कि हमारा जो बोलने का तरीका है, हमारा जो कुछ किसी चीज़ को रिसीव करने का तरीका है, जो स्टिमुलस हम रिसीव करते हैं, एंड आफ्टर दैट एक जो हमारी एनालिटिकल पावर है, साथ में किसी भी एक्शन का या किसी भी स्टिमुलस का क्या रिएक्शन देना है, प्लस हमारी जो इमोशंस हैं, हमारा जो इमोशनल बैलेंस है, ये सारी कंडीशन जो होती है वो डिसऑर्डर कंडीशन में डिस्टर्ब हो जाती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी: कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स जब हमारा कोई भी बॉडी पार्ट या तो प्रॉपरली डेवलपमेंट ना हो उसका, और अगर उसका डेवलपमेंट हुआ है तो उसका प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग ना हो। फंक्शनिंग भी होने कंडीशन में कई बार ड्यू टू सम क्रॉनिक डिजीज़ और ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स और इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ द ऑर्गन्स, क्योंकि जब हम लेमार्क्स की थ्योरी पे जाते हैं, डार्विन थ्योरी पे जाते हैं, तो वहाँ पर बताया था कि अगर हम किसी बॉडी को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं या उसको एक रॉन्ग मैनर में यूज़ कर रहे हैं या उसको हम प्रॉपर तरीके से उसकी फंक्शनिंग नहीं है, तब भी बॉडी जो हमारा वो बॉडी पार्ट है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में हमारा जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं या जो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी का, जो हमारा फंक्शनल पार्ट है वो डिस्टर्ब होता है। दिस इज़ आवर फिजिकल डिसेबिलिटी। इन दिस कंडीशन बेसिकली कुछ ऐसे डिजीज़ भी हैं लाइक पोलियो और सम अदर डिजीज़, जिससे हमारे लेग्स का या कुछ और भी ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो बेसिकली डिफेक्टेड हो जाते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। या एक्सीडेंट्स का केस जहाँ पर कई बॉडी पार्ट्स को काट करके निकालना पड़ता है हमारी बॉडी से। कुछ क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें हमारी बॉडी का कुछ पार्ट्स टोटली या तो डिफ्यूज़ होता है या उसको हमें हमारी बॉडी पार्ट से अलग करना पड़ता है। तो ये सब जो कंडीशंस हैं बॉडी के, ये डिसेबिलिटी कंडीशन में आते हैं। देन द सेकंड disability is intellectual disability. Intellectual disability is a condition where a person is suffering from mental retardedness. उसका जो IQ लेवल होता है वो बिलो 74 होता है। ऐसे लोग का जो थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियरल पार्ट है वो टोटली डिस्टर्ब होता है। दे कैन नॉट थिंक प्रॉपरली, दे कैन नॉट एनालाइज प्रॉपरली, एंड इवन देयर बिहेवियरल पार्ट इज टोटली डिस्टर्ब। ऐसे लोगों का जो स्पीच क्वालिटी होती है, ऐसे लोगों की जो अदर इन्वॉल्वमेंट सोसाइटी में वो बहुत कम होता है। देन बात करते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बेसिकली हमारा जो फंक्शनल पार्ट है बॉडी का या हमारा जो बिहेवियरल पार्ट है, बेसिकली हमारा जो मेंटल सेटअप है उसको डिस्टर्ब करता है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी इज़ बेसिकली इनका जो जजमेंटल पावर होता है, इनका जो किसी भी नॉलेज को लर्न करने का या नई चीज़ों के लिए इनकी एडॉप्टेबिलिटी बहुत ही बिलो लेवल की होती है। इसके रीजंस कई हो सकते हैं। समटाइम्स जेनेटिक रीजंस, इम्प्रॉपर और अनबैलेंस्ड हार्मोनल सिक्रेशन। इसके अलावा ड्यू टू सम क्रॉनिक डिजीज़ भी कई बार हमारे जो हार्मोनल कंडीशंस हैं वो डिस्टर्ब होती हैं और कॉग्निटिव डिसीज़ की एक कंडीशन बन जाती है। इस कंडीशन में भी जो एथलीट है या जो स्टूडेंट है वो कई बार 55 to 70 के बीच में होता है, तो उसको बेसिकली हम बॉर्डर लाइन पे या माइल्ड डिसेबल कंडीशन कैटेगरी में रखते हैं। बट बिलो 55 इनको हम क्रॉनिक कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। देन
बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, बेसिकली देयर आर 5 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। इन दैट द फर्स्ट इज ADHD, दैट इज कॉल्ड attention deficit hyperactive disorder, ADHD, attention deficit hyperactive disorder. This disorder refers to a neurodevelopmental problem. बेसिकली इसमें एक मेंटल डिसऑर्डर कंडीशन होती है। जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है चाइल्ड का या एथलीट का, वो बहुत प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं होता है। एफिशिएंट न्यूरोमस्कुलर कंडीशन ना होने कंडीशन में जो एथलीट है या जो स्टूडेंट है वो बहुत उसका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है बहुत ही पुअर होता है। वो एकेडमिक्स में या फिर बात करते हैं उसकी जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत अच्छा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। साथ में कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहाँ पर उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उस पर उसका अपना कंट्रोल भी बहुत कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एथलीट है, जो स्टूडेंट है, उसकी अपनी डे टू डे लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कंडीशन में होती है। बेसिकली ये डिसऑर्डर बाय द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स रिकग्नाइज हो जाता है। ऐसे जो बच्चे होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। इनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जो कोचेस हैं या जो इनके ट्रेनर्स होते हैं उनको जनरली बाय द काउंसलिंग सेशन इनसे इंटरेक्ट करके और प्लस इनकी जो मेंटल कामनेस है उसको मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे जो एथलीट्स हैं इनकी जो लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, बहुत ही स्लो लर्नर होते हैं। इनके साथ में बेसिकली इनको वर्बल टीचिंग या कोचिंग के बजाय इनको जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं इनको सिखाने के लिए। अब बात करते हैं व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस डिसऑर्डर। बेसिकली दिस वुड बी अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अदरवाइज़ इसके लिए जो प्रेगनेंसी पीरियड में मदर्स का सिगरेट टोबैको यूज़ करना या अल्कोहल का यूज़ करना और समटाइम्स सम रॉन्ग ड्रग्स जो जाइगोटिक डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करता हो, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ दिस डिसऑर्डर। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़, प्रॉपर बैलेंस डाइट का ना लेना मदर्स का, दैट ऑल्सो अ रीज़न ऑफ द ADHD डिसऑर्डर। इसके अलावा समटाइम्स if the pregnant mother is in a type of environment where any type of radiothermal disorder is there, like वो कहीं ऐसे जहाँ पर है जहाँ पर कोई एटॉमिक प्लांट लगा हुआ है या कोई ऐसा एटॉमिक रिएक्टर प्लांट लगा हुआ है या कोई ऐसी गैस का वहाँ पर प्रेजेंस है जो कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जाइगोट का उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है या एक मेजर रीज़न हो सकता है ADHD डिसऑर्डर का। सेकेंड डिसऑर्डर इज़ SPD, that is called sensory processing disorder. In this disorder, the mind is not able to integrate the informations. By this reason, जो उस एथलीट का किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए जो रिएक्शंस हैं वो बहुत स्लो हो जाता है, बहुत ही कई बार स्लो हो जाता है या बिल्कुल ना के बराबर या बहुत पुअर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो एथलीट है या जो स्टूडेंट है वो बहुत ही ओवर सेंसिटिव होता है। उसकी जो सेंसरी सिस्टम है वो बहुत वीक होता है। मे बी वो कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर किसी भी अपनी जो उसके जो सराउंडिंग्स हैं उसको लेकर के बहुत ही ओवर पॉजिटिव होता है या बहुत ही कह सकते हैं कि ओवर सेंसिटिव हो जाता है, जिसमें उस एथलीट को लाइक सिंपल नेचुरल लाइट से या जो नॉर्मल साउंड है या एक जेंटल टच भी उसको हर्ट करने लगता है या उससे वो डिस्टर्ब होने लगता है। ऐसी जो एथलीट्स हैं उनको बहुत ही या ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि
वो उन सारी चीज़ों से भी डिस्टर्ब होते हैं जो कि एक नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल चीज़ों के लिए मतलब एक जनरल लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे एथलीट्स को बहुत ही केयर के साथ रखना पड़ता है। बेसिकली इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कई बार वो भी चेंज हो जाता है या वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इनका जो अटेंशन है वो इतना पुअर होता है अपनी स्टडीज़ को लेकर के या अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को लेकर के या अपनी लर्निंग को लेकर के कि ये बहुत ज़्यादा प्रो नहीं होते हैं अपनी खुद की अवेयरनेस को लेकर के। जब हम इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं बेसिकली अभी तक कोई एक पर्टिकुलर कॉज ऐसा बताया नहीं गया है जिससे कि एसपीडी जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है उसको सही किया जाए। बट इसके जो कुछ रीजंस या सिम्टम्स देखे गए हैं दैट वाज ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम्स, समटाइम्स ओवरलाइट और एनी डिजीज़, मेजर chronic disease or disorder during pregnancy period in mothers. That is also a reason or a cause of sensory processing disorder. After SPD, the third disorder is ASD, that is called autism spectrum disorder. When we are talking about autism spectrum disorder, in our society there is a wide range of this disorder. हम इसको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, स्लो, मॉडरेट एंड सीवियर मोड। इसकी जो बिहेवियरल पार्ट है स्टूडेंट का या इस चाइल्ड का वो बहुत डिफरेंट होता है। बेसिकली इनका जो वी कैन नॉट से कि इनका जो लर्निंग क्वालिटी है वो बहुत स्लो होता है। ये किसी भी हर एक एक्शन को या किसी एक पर्टिकुलर एक्शन को बार बार रिपीट करने की इनकी आदत होती है। हम लोगों ने एक मूवी देखा होगा दैट वाज आई थिंक माय नेम इज़ खान, दैट वाज अ मूवी बाय शाहरुख खान। उसमें जो एक लीड एक्टर हैं शाहरुख खान, उनका जो ही वॉज सफरिंग विद दिस डिसऑर्डर। उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, एक वर्ड को बार बार बोलना, जैसे किसी भी वर्ड को बार बार रिपीट करना, प्लस इस डिसऑर्डर की एक क्वालिटी होती है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपनी इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग होती है। वो किसी भी एक एक्शन को या कुछ रिपीटेटिव एक्शंस को बार बार करने में इंटरेस्ट लेते हैं और उसको बहुत परफेक्टली उसका मतलब एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद इस डिसऑर्डर में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक मे बी ही हैज़ सम वेरी लिमिटेड क्वालिटीज़ और कह सकते हैं कि बहुत लिमिटेड उसकी सोशल अवेयरनेस होती है। लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं ऐसे लोग। स्कूल में या कॉलेजेस में या सोसाइटी में लोगों से बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं, अपनी लिमिटेड ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। साथ में ऐसे लोगों के साथ एक मेजर क्वालिटी होती है कि ये इनकी अपनी फेथ बहुत स्ट्रांग होती है। ये जो खुद कहीं से पढ़ते हैं या सुनते हैं उसमें बहुत स्ट्रांग फेथ रखते हैं। जब हम बात करते हैं किसी इसके डिसऑर्डर की रीजंस की, बेसिकली जो मेजर डिसऑर्डर हो सकता है इसका, ये जो कंडीशन है उसमें डाउन टर्नर जो सिंड्रोम्स हैं, मीन्स जो हमारी जेनेटिक इक्वेशंस हैं XY या XX की जो प्रेजेंस होती है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। तो XY या XX की बजाय कई बार XXY या XYY या XXYX ऐसा करके हो जाता है। ऐसे कंडीशन में डाउन और टर्नर सिंड्रोम कंडीशन बन जाती है। साथ में समटाइम्स मसल्स एट्रोफी प्लस सेम प्रॉब्लम्स विद द प्रेग्नेंट मदर्स, कुछ उनका अल्कोहल, सिगरेट या अदर ड्रग्स का यूज़ करना, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ ASD। देन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की, दैट इज़ कॉल्ड ODD। When we are talking about ODD, that is oppositional definite disorder, बेसिकली इस कंडीशन में कोई मेजर चेंजेस नहीं होते हैं। दिस इज़ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम। इनमें जो फिज़िकल कंडीशन होती है वो बिल्कुल नॉर्मल या नॉर्मल के इक्वल होती है। ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव होते हैं। उनको हर एक चीज़ में पलट कर जवाब देना, आर्गुमेंट करना, डिसओबीडियंट होना, प्लस किसी भी लॉजिक को इजीली अंडरस्टैंड ना करना या इजीली उसके लिए उसको एग्री ना करना,
दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस डिसऑर्डर। इनके लिए बेसिकली इनको डील करने के लिए बहुत एक नहीं कई हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर्स, काउंसलर, पेरेंट्स, समटाइम्स एक्सपर्ट ऑफ दिस डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों के अंदर रिवेंज की, फ्रस्ट्रेशन की जो क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा होती है। ये अपनी अगर पसंद की चीज़ें ना हो या इनको अगर नॉर्मल चीज़ें अवेलेबल ना हो, इनकी जो डिज़ायर है, तो ये ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा फिज़िकल एग्रेशन या समटाइम्स इनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत कहते हैं कि नेगेटिव हो सकते हैं। जब हम बात करते हैं इनकी कॉजेज़ की, basically some behavioral causes are there, like sometimes unfavored health and hygiene problem, even we can say uncontrolled embryonic development, जिसमें कि उसको फीडिंग ना मिल रहा हो या किसी ऐसी ड्रग्स की अवेलेबिलिटी हो उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो या ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसमें कि किसी एथलीट की जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा हो। साथ में कंसिस्टेंटली एंजाइटी या स्ट्रेस का बना रहना भी एक रीज़न हो सकता है इस डिसऑर्डर का। डिस्टर्ब फैमिली कंडीशन या जो उसकी नॉर्मल सोशल लाइफ है, अगर वो कहीं से डिस्टर्ब हो रही है या उसमें कुछ अनवांटेड फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि वो चाइल्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी ये जो प्रॉब्लम है वो डेवलप हो सकती है। जो लास्ट डिसऑर्डर है दैट इज़ कॉल्ड OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि ऑब्सेशन ऑफ थॉट्स एंड कंपल्शंस ऑफ एक्शन दोनों को ही इन्वॉल्व करता है। मतलब इसमें जो डिस्टर्ब कंडीशन होती है वो थॉट्स की भी होती है, जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही कहते हैं बहुत इनसिक्योर फील करता है ये जो चाइल्ड होता है। इसकी बहुत रिपीटेटिव एक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार करने की आदत होती है, हर चीज़ को शक की नज़र से देखने की आदत होती है। लाइक फियर ऑफ जर्म हमेशा उसको रहता है, लोगों से उसको हमेशा डर लगा रहता है कि ये कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दें। प्लस ऐसे लोगों में जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थॉट्स उनके जो एक्शंस वो भी चेंज हो जाते हैं। वो अपने हाथ को बार बार धुलना, बार बार अपने पूरे घर को साफ़ करना, उनकी बहुत फैनिकी होती है वो टुवर्ड्स क्लीनिंगनेस। अगर उनके पास मनी है तो मनी को बार बार काउंट करने की उनकी हैबिट होती है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो एक डिस्टर्ब सेट ऑफ माइंड एंड एक्शन को डिनोट करती हैं। बेसिकली इसका जो जब रीजन की हम बात करते हैं तो इसके कोई भी जेनेटिक और एनवायरमेंटल रीज़न इतना इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें। बेसिकली इसका जो रीज़न है वो किसी भी पर्सन की खुद की थॉट प्रोसेस प्लस उसका जो एक सोशल दायरा है, उसके जो सोशल के आसपास जो सोसाइटी है उसके आसपास की, या समटाइम्स उसकी जो फैमिली कंडीशंस हैं वो इसको बहुत उसको मैटर करता है कि हाउ ही इज़ डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम्स। कई बार वो इन चीज़ों को अपने ऊपर इतना हावी हो जाने देता है कि उसको ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। देन हम लोग बात करते हैं डिसेबिलिटी एटिक्वेट। वाइल डीलिंग विद डिसेबल और डिसऑर्डर्ड पर्सन हमें कुछ एटिक्वेट्स को फॉलो करना होता है जिससे कि हम इजीली ऐसे लोगों को टैकल कर सकें या इनसे हम इंटरेक्ट हो सकें और साथ में उनको किसी तरह का नुकसान भी ना पहुंचाएं पाए। ऐसे कंडीशन में द फर्स्ट एटिक्वेट इज़, जब भी हम कभी ऐसे लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं तो ट्राई टू मेक अ रिलेशनशिप विद दिस पीपल, ट्राई टू मेक अ बॉन्ड विद दिस पीपल। हमें एक काउंसलिंग सेशन से या एक अच्छे हेल्दी कन्वर्सेशन से उनके बारे में पता करना है, उनकी जो लाइक्स हैं, डिसलाइक है, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बिहेवियरल पैटर्न है, उसको हमें जानना जो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर हम अपनी कोचिंग को या टीचिंग को डायरेक्टली उन पर इंसिस्ट करेंगे या उन पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आता है, बट समटाइम्स उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, जिससे कि उस चाइल्ड का जो
लर्निंग फेज है वो बहुत डिस्टर्ब हो सकता है, या उसकी जो उसका अपना भी जो मेंटल सेटअप है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सेकेंड थिंग, वेन एवर वी आर विलिंग टू हेल्प देम, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक परमिशन। जब तक कि ये जो एथलीट्स होते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, जब तक कि खुद हेल्प के लिए आप अपना ऑफ़र कर सकते हैं, बट जब तक कि ये आपको हेल्प के लिए अलाउ ना करें, आपको इनकी कभी भी इनकी जो इनका अपना वर्क एरिया है या जो इनके अपने एक्शंस हैं उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जब ये खुद हेल्प के लिए अलाउ कर रहे हों तभी इनको डिस्टर्ब करना चाहिए। सेकेंड थिंग, वट एवर इक्विपमेंट्स और थिंग्स दे आर यूजिंग, डू नॉट टच देम until unless they are not permitting you. Without their permission, touching or disturbing their equipments or their things, that will be a harmful action for those students or for the child. Second thing, हम जब भी किसी एथलीट को डील कर रहे हैं या उसको टीचिंग या कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, वी शुड बी अवेयर अबाउट देयर ability, about their medical conditions and about their diet and other things. हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटीज़ क्या हैं, एंड हमें जो हमारा अपना प्लान ऑफ एक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही उसको हमें फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि अगर हमें पता नहीं है और डायरेक्टली हमने अपना प्रोग्राम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की एंड दैट एथलीट इज़ नॉट एबल, देन इन दैट कंडीशन ही विल बी सफर्ड, और द बोथ थिंग, द relationship between a teacher and taught will be disturbed. Then जब भी हम इनसे बात कर रहे होते हैं, मे बी समटाइम्स दे आर उनकी जो हेयरिंग कंडीशन है वो डिस्टर्ब होती है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग कंडीशन वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो जब भी हमें इनसे बात करनी है, बहुत ही स्लो वॉइस में, नीट एंड क्लीन वॉइस, एंड साथ में हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा या हमारे माइंड में बात होनी चाहिए कि उसको हमें बार बार, 2 बार, 3 बार बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करना होगा, या उसको हमें उनको डेमोस्ट्रेट करना होगा। विदाउट डेमोस्ट्रेशन और विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स। कभी भी ऐसे एथलीट के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, उनको उससे तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मे बी वो उनको हाइपर एक्टिव कर सकता है, या उनकी जो उनका सेट ऑफ माइंड है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। प्लस कभी भी इनको फिज़िकली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, हमेशा उनको काम करने के लिए उनको काउंसलिंग करने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी कोई एथलीट अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी चीज़ में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके हमें बताना होगा कि हाउ ही हैज़ टू डू हिज वर्क, ना कि उसके काम को खुद करना है। हमेशा हमें उसको कैपेबल करना होता है उसके अपने काम को या उसके अपने एक्शंस को प्रॉपरली फिनिश करने के लिए। देन बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन इन नॉर्मल लाइफ। द मेन पर्पज ऑफ एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज़ टू टेक दीज स्टूडेंट्स, दीज डिसेबल्ड एंड डिसऑर्डर्ड पीपल इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। जब तक हम इनको प्लेटफॉर्म्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब तक हम इनको अपनी सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं लेकर के आएंगे, तब तक ये जो जिनको हम जनरली सोसाइटी में एक स्टिग्मा समझते हैं या इनको हम डिसेबल्ड समझते हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। इन दैट कंडीशन जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, जो ऐसी एजुकेशन है, ये एजुकेशन बेसिकली फोकस करता है कुछ पर्टिकुलर एक्शंस पर। इन दैट द फर्स्ट एक्शन इज़ फिजिकल एम्पावरमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट, देन मेंटल इम्प्रूवमेंट, एंड देन कॉग्निटिव बेनिफिट और सोशल डेवलपमेंट। बेसिकली ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसे डिसेबल्ड और डिसऑर्डर पर्सन्स को बाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फिजिकली फिट करते हैं। अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो ढेर सारी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो ढेर सारी अपनी एक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनकी जो मेंटल अवेयरनेस है वो भी बढ़ रही है, उनकी खुद के बारे में हेल्थ, हाइजीन और डाइट के बारे में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। व्हेन दे आर परफॉर्मिंग इन सम एक्टिविटीज़ और कुछ वो एक्सेल कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनकी सोसाइटी में भी एक रेपुटेशन बन रही है। साथ में जब वो फिजिकल अवेयरनेस को अपना रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनकी अपनी जो
मसल्स की एक्टिवोवास्कुलर पावर है वो भी कहीं न कहीं से स्ट्रांग हो रही है, बढ़ रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन है वो इनके लिए इम्प्लीमेंट किया जाए। देन बात करते हैं व्हाट आर द स्ट्रेटजीज इन मेकिंग एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन इफेक्टिव, या ऐसे चिल्ड्रंस के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एक्सपर्ट पीपल दोज हु आर डीलिंग विद देम। हमें ऐसे लोगों को एक्सपर्ट बनाना होगा जो कि इनकी एजुकेशन के लिए या इनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपरली ट्रेंड किए गए हों, जो इनके साथ में डील कर सकें, ना कि एक कॉमन प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हम जनरल एजुकेशन की बात करते हैं तो एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, 30 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, और उन सब की जो लर्निंग क्वालिटी वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, वो समझ सकते हैं बातों को। बट जब इनके लिए हम कोई करिकुलम या कोई शेड्यूल प्लान कर रहे हैं तो दैट शुड बी ऑन इंडिविजुअल बेसिस, और वो तब हो पाएगा जब इसके जो डील करने वाले लोग हैं वो प्रॉपरली इक्विप्ड होंगे। देन बात करते हैं प्रॉपर हेल्थ चेकअप। ऐसे स्टूडेंट्स की रेगुलर हेल्थ चेकअप होनी चाहिए, उनका एक प्रॉपर डाइट चार्ट होना चाहिए, उनकी एक प्रॉपर एबिलिटी चार्ट होनी चाहिए कि अगर कोई भी एथलीट अभी एक बार में 5 मिनट्स में 100 मीटर वॉक कर रहा है तो नेक्स्ट आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ्स ट्रेनिंग उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन कर रही है, इंक्लाइन कर रही है। इन सब चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से एक डेटा रखते हुए उसको आगे हमें ग्रेजुअली बढ़ाना होगा। प्लस ऑलवेज कीप इंडिविजुअल नीड्स इन माइंड। ज़रूरी नहीं है कि एक जो एथलीट है वो व्हील चेयर पर चल रहा है तो दूसरा भी व्हील चेयर चल सकता है, मे बी उसको किसी और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़े। इस जो इक्विपमेंट्स हम दे रहे हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होने चाहिए, क्योंकि सभी की यहाँ पर एबिलिटी बहुत डिफरेंट होती है। प्लस जब भी हम कोई इनको एक्टिविटीज़ कराएं तो दैट शुड बी ए जॉयफुल एक्टिविटी। वो स्ट्रेस में ना हो करके इन्जॉयमेंट के साथ में होनी चाहिए, ताकि ये इन्जॉय भी कर सकें और उसको आगे सीख भी सकें। देन ट्रेनिंग रूल्स और जो प्लेइंग रूल्स हैं उसमें ढेर सारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये एथलीट्स या ये जो चिल्ड्रन हैं वो बहुत इजीली नॉर्मल्स के रूल्स को फॉलो कर सकें या उसको आगे मेंटेन कर सकें। तो इनके लिए हमें थोड़े से फ्लेक्सिबल रूल्स रखने चाहिए कि अगर ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ अगर मिस्टेक्स भी हो रही हैं तो वो कुछ ऐसे रूल्स बना करके उनको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। देन एक जो लास्ट टॉप पॉइंट है इसका, दैट इज़ अ प्रॉपर एंड हेल्दी अंडर द सुपरविज़न ऑफ एक्टिविटीज़। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो एक जो सुपरवाइज़र हो जो कि इनकी हेल्थ, हाइजीन और सेफ्टी का प्रॉपर ख्याल रख सके या उसको मॉनिटर कर सके कि द स्टूडेंट्स आर अंडर द एक्सपर्ट्स हैंड और they are playing in a positive and safe environment, then only they can grow. Thank you so much. In this chapter all these points were there. Once again subscribe my channel, see watch the full video and share with others also. Thank you so much.